ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। ठीक है, 9, 10, 11, 12 होमवर्क दिए थे, बट मैं बता देता हूँ आप लोग को एक बारी कैसे होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत सिंपल है। अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाउस होल्ड ने, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है? 250 यूनिट्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था एनर्जी की कमर्शियल यूनिट्स होती है या किलोवाट आवर होती है। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो 250 यूनिट्स दिया है वो 250 किलोवाट आवर दिया है। एनर्जी 250 किलोवाट आवर दिए हमें। क्वेश्चन कह रहा है एक हाउस इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक महीने में, 1 मंथ में। ये एनर्जी जूल में कितनी है आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल है ये। कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई है 250 यूनिट्स या 250 किलोवाट आवर। अब हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर की बता सकता है जूल में कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इतना जूल होता है। आपका आंसर आ जाएगा जूल में। 250 को चेंज करना है जूल में, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इतना होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, मल्टीप्लाई करिए 250 को 3.6 से, तो पॉइंट हटेगा, 10 से 10 कट जाएगा। 25 को 36 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 30, 15, 18, 12, 7, ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁶। अब थोड़ा सा इसको, ये तो आंसर आ गया आपका जूल में, इतना ठीक है, सफिशिएंट है इतना आंसर। चाहे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं आप लोग। कैसे? इन जीरोस को यहाँ ले आइए पावर बना के, कितना हो जाएगा ये? 9 इंटू 10⁸ जूल। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग का, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है। हमने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे हम इसको ले गए हैं। व्हाट इज दी पोटेंशियल एनर्जी? हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बता सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? mgh। तो हमारे पास m है, h है, और g कितना होता है? 9.8 ले लो या 10 ले लो, आपकी मर्जी है, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल लेंगे, सिंपल है। अब क्वेश्चन को आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉल करवाऊं, इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे गिरवाऊं जमीन पे, तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये ऑब्जेक्ट आधी हाइट या आधा डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ने आधी हाइट नीचे आ गया होगा, 5 मीटर हाइट से गिर ऊपर है ये, अभी ये 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। जब ये नीचे आ रहा होगा और इसने 5 मीटर का आधा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 2.5 मीटर, जब ये यहाँ पर होगा
तो हमें बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। कैसे करेंगे? देखिए कैसे होगा वो समझिए। हमें ये पता है कि यहाँ से जब गिर रहा है ये, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh से निकाल लेंगे हम लोग। मास 40 है, g पता है और हाइट इतनी है। अब जब ये यहाँ पर होगा, जब इसने आधी हाइट नीचे गिर गया होगा, यहाँ पर होगा ये, तो यहाँ पर इसकी दोबारा से निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे? जमीन से अभी कितनी हाइट पर है ये? 2.5, क्योंकि 2.5 चल चुका है नीचे, तो 2.5 हाइट पे ही है। अब निकालो दूसरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, mg और हाइट इसकी इतनी है, और इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो। जो आंसर आएगा आपका, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है जी, तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन करते हैं। तो जब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे थे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। mgh है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। m हमारा है 40 kg, g है 9.8 ले लो या 10 ले लो, और कितनी हाइट पर हैं अभी हम लोग, 5 मीटर ऊंची हाइट पर। सॉल्व करिए इसको, ये हटाएंगे डेसिमल, तो 10 से 10 कट जाएगा। 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। 98 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1960 जूल। ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको इस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा जब ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट हाफ हाइट नीचे आ जाएगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है इसकी, यहाँ निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? जब ये आधी हाइट नीचे चल चुका होगा, तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें एट हाफ हाइट। हाफ हाइट पे यहाँ पर जब है ये, तो जमीन से कितनी हाइट पर है ये, देखो 2.5 ये चल चुका है डिस्टेंस, तो 5 माइनस 2.5, तो हाइट इतनी, कितनी हाइट पर है ये अभी जमीन से, ये अभी 2.5 हाइट पर है, क्योंकि इतनी हाइट ये चल चुका है। तो 5 में से 2.5 माइनस करेंगे, तो जमीन से 2.5 हाइट पर है ये, अभी यहाँ पर है ये। तो निकाल लेते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है mgh। तो m है आपका 40, g आपका 9.80 है, और हाइट 2.5 है। सॉल्व करते हैं, इसको हटाए डेसिमल, तो 10 से 10 कट जाएगा। हाँ जी, इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 जा 5 5 जा, और 2 2 जा 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 980 जूल। आंसर 980 आएगा जूल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट हमें तो निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे निकलेगी, वो इन दोनों को माइनस करके निकलेगी। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास आ जाएगी। 1960 माइनस 980 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, कितना आएगा ये, 980 ही आएगा। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ हाइट पे। आप बोल सकते हो कि सर आपने माइनस ही क्यों करा इन दोनों को, क्योंकि इसका रीजन यही था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हर पॉइंट पे एनर्जी हमारी बराबर होती है।
अब खुद देख लीजिए, यहाँ पर हमारी 1960 जूल एनर्जी आ रही है, तो जब हम लोग इस पॉइंट पे होंगे तो यहाँ पर भी हमारी एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए। ये पॉसिबल कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इतना होना चाहिए। यहाँ पर तो हम मोशन में नहीं थे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी 1960। जब हमने आधी हाइट कवर करी तो कुछ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल, तो हमने निकाल ली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को माइनस किया तो आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। और आप चेक भी कर सकते हो, इस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से ऐड करोगे तो आंसर 1960 आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए 1960, तो इसलिए माइनस किया। जब कोई सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब एक सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर मूव करती है तो बताइए उसके पास उस पे कितना वर्क हुआ होगा। सैटेलाइट जब अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है तो कितना उस पे वर्क हुआ होगा, एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। कैसे? देखिए, मैंने बताया था आप लोग को इस चैप्टर में वर्क 3 तरह के होते हैं। अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगे तो वर्क पॉजिटिव होता है। अगर बॉडी जिस तरफ मूव कर रहा है उसके पीछे लगे फोर्स तो वर्क नेगेटिव होता है। और बॉडी जिस तरफ मूव करे उसके 90 डिग्री पे अगर लगे फोर्स तो वर्क 0 होता है। ये वही केस है, थर्ड केस। देखिए, सैटेलाइट तो ऐसे आगे जा रही है, सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है। आप लोग को पता है कि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क कितना हो रहा है यहाँ पर? 0। यही लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लीजिए। सिंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट मूवमेंट आर परपेंडिकुलर, मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, मतलब ये कि एंगल जो है बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन is 90 degree and so work done will be 0। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपकी बुक में, कैन देयर बी एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the absence of any force acting on it? Think and discuss। ठीक है, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर उस पे फोर्स नहीं लग रही, एब्सेंस ऑफ फोर्स है? तो कोई ट्राई करेगा? अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही तो क्या बॉडी मूव कर रही होगी? क्या बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी? अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाओ तो इसका आंसर मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद करिए,
If a body is in rest, it will try to be in rest. If a body is in motion, it will try to be in motion unless no force acts on it. अगर एक बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है, लगातार चल रही है, तो वो चलती रहेगी, न्यूटन ने ऐसा कहा था। अगर फोर्स नहीं लग रही तो ऐसा पॉसिबल होता है, अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स नहीं लगती। बट हर बार ऐसा नहीं होता है ना। अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही तो वो मूव नहीं भी कर रही होती है, बट सिर्फ ऐसा एक केस होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी ऐसा ही कहता है, when a body is in constant motion, अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है, then force can be zero and body covers displacement। बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर इट्स हेड एंड गेट्स टायर्ड इन 30 मिनट्स। हैज ही डन सम वर्क जस्टिफाई। चलिए, एक पर्सन ने अपने बैक पे, अपने हेड पे कुछ लोड उठा रखा है, कुछ सामान रखा हुआ है 30 मिनट्स के लिए, और थोड़ी देर में थक जाते हैं वो। क्या कोई वर्क हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वर्क जीरो हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो लगा रहा है बॉडी इसको उठाने के लिए, बट क्वेश्चन ने यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया कि वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो मूवमेंट कर भी रहा है ना, तब भी जीरो वर्क है यहाँ पर, दोनों केस में। क्यों? देखिए, पहली बात तो अगर वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ उठा के बैठा है सर पे अपने ये वेट, तो जीरो वर्क डन, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं हो रहा तो वर्क जीरो है। दूसरा केस, सपोज करते हैं वो उठा के चल रहा है आगे, तब भी वर्क जीरो है। क्यों? क्योंकि जब अपने हम लोग हेड पे कोई उठाते हैं वेट, उस वेट को नीचे की तरफ ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, और हम आगे चल रहे हैं। कितना एंगल बन रहा है बीच में? 90। अगर एंगल 90 होता है तो हमने पढ़ा था वर्क जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा दोनों केस में जीरो वर्क डन। इसके दो पार्ट्स लिखेंगे। इफ द पर्सन इज नॉट मूविंग, देन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे क्या होगा? वर्क जीरो होगा। पहला केस। दूसरा, इफ पर्सन इज मूविंग, अगर पर्सन मूव कर भी रहा है, देन स्टिल वर्क इज जीरो। रीजन क्या है? बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस जीरो होगा, 90 होगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज 90, इसलिए आपका कुछ भी नहीं होने वाला वर्क।